अगले दिन भी जैसे ही राजा भोज सिंहासनारूढ़ होने के लिए आगे बढ़ा तो एक अन्य पुतली अनुरोधवती ने आकर उसका मार्ग रोकते हुए कहा, राजा भोज, मैं भी राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियों में से एक हूं। मेरा नाम अनुरोधवती है। मैं तुम्हें विक्रमादित्य के ज्ञानियों के सम्मान की एक कथा सुनाती हूं। कथा सुनकर तुम स्वयं निर्णय करो कि क्या तुम्हारे अंदर विक्रमादित्य जैसे गुण विद्यमान हैं। कहकर पुतली ने कथा सुनानी आरंभ की। राजा विक्रमादित्य ज्ञानियों का बहुत सम्मान करता था। उसके राज्य में माधव नामक एक मेधावी और सर्वकला पारंगत युवक था। संसार का शायद ही कोई विषय ऐसा हो जिसमें उसने निपुणता प्राप्त न की हो। वह कला पारखी व स्पष्ट वक्ता था और उसमें निपुणता कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अन्य राज्यों में जाकर नौकरी कर चुका था, मगर अपनी स्पष्टवादिता के कारण निकाल दिया गया था। अंत में उसने राजा विक्रमादित्य के महल की ओर जाने का निर्णय लिया। वह इस बात को सुन चुका था कि राजा विक्रमादित्य ज्ञानियों का बहुत सम्मान करता है। उसने अपना परिचय देकर राजा से मिलने की चेष्टा की। उस समय राजा राजनर्तकी का नृत्य देखने में व्यस्त था। द्वारपाल ने कहा, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। माधव वहीं बैठ गया। नृत्य और संगीत का समा परवान था। राजा और राज दरबारी नृत्य एवं संगीत में झूम रहे थे। अचानक माधव तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा तमतमा उठा। वह बड़बड़ाने लगा, कैसे मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं यहां। एक साजिंदा दोषपूर्ण वादन कर रहा है। देखने सुनने वाले पकड़ नहीं पा रहे हैं। महफिल में बैठे लोगों को संगीत का जरा भी ज्ञान नहीं है। उसकी बड़बड़ाहट सुन द्वारपाल चौंक गया। उसने माधव को घूर कर देखा और डपट कर बोला, क्या बक रहे हो? महफिल में हमारे महाराजाधिराज भी बैठे हैं। तुम उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हो। मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, ज्ञान की बात कह रहा हूं। महफिल में बैठे लोगों को संगीत का ज्ञान नहीं। उसने अंदर बज रहे साज की ओर पल भर के लिए ध्यान लगाकर कहा, वह देखो, साजिंदे ने फिर दोषपूर्ण वादन किया। तुम बकते हो? द्वारपाल कड़क कर बोला, अब बकवास की तो तुम्हें राजदंड मिलेगा। हमारे महाराज के बराबर कोई कला पारखी नहीं है। खाक कला पारखी हैं वे, साजिंदे का दोष नहीं पकड़ पा रहे हैं। अंदर 16 साजिंदे 4-4 की टुकड़ी में बैठे हैं। पूरब दिशा में जो टुकड़ी है उसमें से कोई एक साजिंदा दोषपूर्ण वादन कर रहा है। द्वारपाल ने अब माधव को हैरानी से देखा। माधव जिस स्थान पर खड़ा था वहां से महफिल की एक झलक भी दिखलाई नहीं पड़ती थी। बिना झलक देखे मात्र ध्वनियों के आधार पर उसने यह बात कह दी थी। द्वारपाल ने कहा, अगर तुम्हारी बात गलत सिद्ध हुई तो तुम्हें राजदंड भोगना पड़ेगा। राजदंड कैसे पाऊंगा? मैं जो कह रहा हूं गलत नहीं है। माधव ने द्वारपाल से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा, ठहरो, अभी तुम्हारी परीक्षा हुई जाती है। यह कहकर द्वारपाल तुरंत अंदर चला गया। महफिल का शबाब अब उतार पर आ चुका था। द्वारपाल ने राजा के कान में जाकर बाहर उपस्थित व्यक्ति के विषय में बताकर तबला वादक का दोष पकड़ने की चर्चा की। उसे पकड़कर हमारे सामने लाओ, राजा ने द्वारपाल को आदेश देते हुए कहा। द्वारपाल माधव को महफिल में ले गया। राजा ने महफिल रुकवा दी। क्यों? राजा ने माधव को घूरते हुए पूछा। तुम क्या कह रहे थे? माधव ने विनम्रता पूर्वक कहा, राजन, मैंने जो कुछ भी कहा अपने ज्ञान के आधार पर कहा। आपकी महफिल में एक तबला वादक का अंगूठा दोषपूर्ण है। राजा की जानकारी में वह बात बिल्कुल नहीं थी। उसने माधव से कहा, यदि तुम्हारी बात असत्य हुई तब आप मेरा सिर कलम करवा दीजिएगा। माधव ने राजा से निर्भीकता पूर्वक कहा। राजा ने तुरंत सारे तबला वादकों को एक पंक्ति में खड़ा करके ध्यानपूर्वक उनके हाथों का निरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया। राजा ने पाया कि एक तबला वादक ने अपने अंगूठे पर पतली खाल चढ़वा रखी थी। उसी छड़ी खाल के नीचे दाएं अंगूठे का अगला पोर कटा हुआ था। तबला वादक ने अपना सिर झुका लिया। राजा माधव के संगीत कला ज्ञान पर प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम वास्तव में गुणी युवक हो। क्या नाम है तुम्हारा? अन्नदाता, मुझे माधव कहते हैं। अपना पूर्ण परिचय दो, राजा ने आज्ञा दी। माधव ने अपने ज्ञान के बारे में जानकारी दी। राजा ने खुश होकर उसे अपने आश्रय में रख लिया। माधव समय समय पर अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके राजा को चकित कर देता और पुरस्कार पाता।
एक दिन दरबार में एक कुशल नर्तकी आई। उसके नृत्य का आयोजन किया गया। महफिल सज गई। उस महफिल में माधव भी उपस्थित था। नर्तकी नृत्य कला में निपुण होने के साथ साथ अत्यंत सुंदर भी थी। वह नृत्य कर रही थी कि अचानक न जाने कहां से एक भंवरा आ गया और उसके वक्षस्थल पर बैठ गया। वह परेशान हो गई कि नृत्य कैसे रोके। रंग में भंग पड़ सकता था। उसने पूरी सांस खींचकर अपनी नाक से इस प्रकार छोड़ी कि भंवरा उड़ गया। सब कुछ पलक झपकते हो गया। माधव के अलावा अन्य कोई भी इस बात को न देख पाया। स्वयं राजा विक्रमादित्य भी देख समझ न सका। महफिल में राजा विक्रम के सामने ही माधव नर्तकी को मोतियों की माला पहनाते हुए। तभी माधव एकाएक कह उठा, वाह वाह। एक एक फिर वह उठा और अपने गले की मोतियों की माला नर्तकी के गले में डाल दी। यह बात महफिल के अनुशासन के विरुद्ध थी। दरबारी स्तब्ध थे। राजा की महफिल में राजा के अलावा किसी और द्वारा नर्तकी को उपहार अथवा कोई पुरस्कार देना अनुशासनहीनता मानी जाती थी। राजा की भ्रुकुटियां तन गईं। उसने माधव से पूछा, तुमने यह धृष्टता क्यों की? उचित निदान प्रस्तुत न किया तो तुम्हें दंड मिलेगा। राजन, माधव ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो नर्तकी की नृत्य कला का सम्मान अधूरा रह जाता। मैंने जो बात देखी वह न तो आप ही देख सके न ही अन्य दरबारी। फिर उसने जो देखा था उसका वर्णन करते हुए बोला, बगैर एक भी लय ताल तोड़े नर्तकी ने जिस बुद्धिमत्ता से भंवरा अपने वक्षस्थल से उड़ा दिया वह इसकी कला का परिचायक है। इसकी इस कला का पुरस्कार इसे मिलना ही चाहिए था। राजा के पूछने पर नर्तकी ने माधव की बात का समर्थन किया। राजा का क्रोध जाता रहा। उसने नर्तकी और माधव दोनों को बहुत सा इनाम दिया। इस घटना के बाद माधव का सम्मान और भी बढ़ गया। राजा उसे अपने दरबारियों एवं नवरत्नों के साथ बैठाने लगा। जहां कोई बात अटक जाती, माधव तुरंत उसका सही समाधान खोज निकालता। दरबारी प्रभावित हुए बिना न रहते। एक दिन दरबारियों में बुद्धि एवं संस्कारों पर चर्चा छिड़ गई। सभी दरबारियों का मत था कि बुद्धिमान लोगों के संस्कार अच्छे होते हैं, लेकिन माधव का विचार सबसे भिन्न था। उसका मत पूछे जाने पर माधव कहने लगा, महाराज, मनुष्य में बुद्धि का विकास उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता है। पूर्व जन्म में मनुष्य जैसे कर्म करता है, विधाता वैसा ही उसका भाग्य लिख देता है। उसी के अनुसार उसको बुद्धि होती है। माधव की बात सिद्ध करने के लिए राजा ने एक युक्ति सोची। उसने जंगल में एकांत स्थान पर एक महल बनवाया और उस महल में गूंगी बहरी दाइयां रखीं। समय आने पर उसने उस महल में अपना मंत्री का, नगर कोतवाल तथा ब्राह्मण का एक एक नवजात शिशु रखवा दिया। गूंगी बहरी दाइयां उन बच्चों का लालन पालन करने लगीं। 12 वर्ष पश्चात राजा ने उस महल में पले चारों बालकों को अपने दरबार में बुलाया। सबसे पहले उसने अपने पुत्र से ही पूछा, कहो पुत्र, कैसे हो? आपकी कृपा से सब कुशल है पिताश्री। बालक के मुख से इस उत्तर को सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। उसने माधव की ओर देखा तो उसने कहा, यह इसके पूर्व जन्म के कर्म बोल रहे हैं राजन। तब राजा ने मंत्री के पुत्र को बुलाकर उससे भी वही प्रश्न किया। मंत्री के पुत्र ने उत्तर दिया, महाराज, यह संसार नश्वर है। जो यहां आता है उसे जाना ही पड़ता है। फिर कुशलता कैसी? दूसरी बार भी राजा ने माधव की ओर देखा तो उसने वही बात दोहरा दी। तीसरी बार भी राजा ने नगर कोतवाल के लड़के से जब यही प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया, महाराज, कुशल कैसे हो सकता है? चोर चोरी करते हैं और बदनाम हम होते हैं। इस बार भी राजा ने माधव की ओर देखा तो उसने वही बात कही। अंत में राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से भी वही प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया, मनुष्य की आयु दिन पर दिन घटती जाती है महाराज। कुशलता का प्रश्न ही कहां उठता है। चारों बालकों का उत्तर सुनकर राजा ने दरबारियों से कहा, आशा है आप सभी माधव के विचार से अब सहमत हो चुके होंगे। दरबारी अब भी कुछ न समझे तो राजा ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, उस महल में चारों बालक अलग अलग परिवारों के रखे गए। इनके पालन पोषण के लिए रखी दाइयां भी गूंगी बहरी थीं। उस महल में इन्हें सिखाने वाला कोई न था। अपने पूर्व जन्म के कर्म फल से जिस परिवार में इन्होंने जन्म लिया था वैसी ही बुद्धि का विकास इनका हुआ। राजकुल में जन्म लेने वाला बालक राजा का पुत्र होने के कारण सबसे अधिक निश्चित था।
इसीलिए उसने कहा, आपकी कृपा से सब कुशल है। मंत्री के घर जन्म लेने वाले बालक में मंत्री के संस्कार आए, अतः उसने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। नगर कोतवाल के घर जन्मे बालक ने नगर कोतवाल के संस्कार जैसा तथा ब्राह्मण कुल में जन्मे बालक ने ब्राह्मण भाषा वाला विचार किया। इससे यही सिद्ध होता है कि माधव का कथन सत्य था। दरबारियों ने बात का प्रमाण पाकर राजा की बात स्वीकार कर ली। राजा ने माधव को ढेरों पुरस्कार दिए। कथा सुनाकर पुतली बोली, महाराजा विक्रमादित्य गुणी व्यक्तियों की बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनता और उसे सत्य की कसौटी पर कस कर देखता था। जैसे तबला वादक के विषय में उसने माधव का कथन कस कर देखा था। वह किसी पर अपनी बात बलपूर्वक न थोपकर सप्रमाण सिद्ध करता था। जैसे उसने दरबारियों के समक्ष सप्रमाण बात रखी। क्या तुम में ऐसे गुण हैं राजा भोज? पुतली का प्रश्न सुनकर राजा भोज मुंह लटकाए महल में चला गया। अगले दिन राजा भोज सिंहासन के निकट पहुंचा तो एक और पुतली उसका मार्ग अवरुद्ध करके खड़ी हो गई।